जी बच्चों, तो वी आर ऑन मई जून 31 वेरिएंट 31 है, अपना वेरिएंट नहीं है लेकिन सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम होते हैं। तो थोड़े से ही बच्चे हो, मैं नाम ले लेके पूछूंगा। सॉरी, वापस आते हैं जी। पहला बच्चा आई थिंक अमल, यस अमल फैसल, तसल्ली से विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज करेक्ट। टेक सम टाइम, आराम से बताइएगा। जी सर, लो जी अब्दुल्ला भाई, मैं ज्यादा जाऊंगा जनाब, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। सॉरी, विच वन? ऊंचा बोले अमल। बॉल इज करेक्ट, वेरी गुड। इकोनॉमिक्स के कुछ रूल्स हैं। मार्जिनल जीरो हो, टोटल मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, मार्जिनल जब तक पॉजिटिव हो टोटल बढ़ता है, जब मार्जिनल जीरो हो टोटल मैक्सिमम, मार्जिनल नेगेटिव हो टोटल भी गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए डी गलत हुई कि टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअली राइजेस एज द लेवल ऑफ कंजम्पशन राइजेस। ऐसा नहीं होता, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है स्लो रेट पे, फिर मैक्सिमम होती है, फिर गिर जाती है। सी क्यों गलत है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल सेज दैट अ कंज्यूमर गेट्स इक्वल टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच आइटम परचेज। नहीं, वो हर आइटम की एमयू को प्राइस पे डिवाइड करता है और एमयू पर डॉलर को कंपेयर करता है। जहां एमयू पर डॉलर, एमयू ऑफ मनी इज सेम, वहां उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। ए क्यों गलत है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस दैट प्रोड्यूसर बिकम्स लेस एफिशिएंट। वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इफ एमयू इज अबव एयू, marginal utility is above average utility must be rising. जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को ऊपर से कट करता है ना हमेशा, टॉप पे, और वहां पे एवरेज मैक्सिमाइज हो जाती है। यूटिलिटी का भी एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके इनका रिलेशनशिप दिखा देता हूं। तो वेल, आपने बाय एलिमिनेशन किया एंड इट वाज वेरी गुड। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इधर आ गई जी यूटिलिटी, इधर आ गई क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, पहले मैं एवरेज लगाता हूं, ये है एवरेज यूटिलिटी का कर्व। मार्जिनल उससे ऊपर से टॉप से कट करता है, तो जितनी देर मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी इज राइजिंग, ऑप्शन बी। टोटल यूटिलिटी अलबत्ता स्लो स्पीड पे पहले बढ़ रही होती है और बाद में डिमिनिश होती है। so this is how it works. Anyone, any confusion? All right, G. Next kid that I have in line is मुस्तफ़ा सिटी स्कूल। मुस्तफ़ा तसल्ली से देखिएगा, डायग्राम शोज, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, शोज indifference curve I1, I2 and a budget line T. Which combination of X and Y gives the consumer maximum satisfaction? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जरा तसल्ली से देख के इक्विलिब्रियम बनाओ और अपना आंसर निकालो। एक मिनट मुस्तफ़ा, लेट मी एंटर अनदर किड। एक मिनट जी। हाँ, मैं अभी आपसे ऑप्शन लेता हूँ। यस मुस्तफ़ा। सॉरी, कौन सा? सी फॉर कैट सीम्स परफेक्ट। देखो, हम एक्स की लाइन पे गए इक्विलिब्रियम पे, 50 ऑलमोस्ट वो हो रहे हैं, और ये 25। सो इक्विलिब्रियम जहां बन रहा है वहां ही सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है ना। दूसरा इंडिफरेंस कर्व तो बजट लाइन से नीचे है, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस। सो एज अ क्लास 2 आउट ऑफ 2, वेल डन। ये दोनों क्वेश्चंस इतने आसान नहीं थे, बट वेरी वेल डन। जी, अब मेरे पास हैं ईमान जाहिद। ईमान मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ एज ऑलवेज। A medical team provides vaccination for children to prevent an outbreak of an infectious disease. Why would this be described as a positive externality? क्या
कंजम्पशन ऑफ वैक्सीनेशन से थर्ड पार्टी को क्या फायदा होता है? A. Additional benefit might be gained as the disease no longer spreads. तो बहुत सिंपली लोग वैक्सीन करवाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टीज भी उनके इंसिडेंस से बच जाती हैं, उनको बीमारी नहीं पहुंचती. सो इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 3 out of 3 एज अ क्लास. यू गाइस आर डूइंग splendid so far. तो keep up the good work जी. Let's move on to next question and the next child. ठीक है, ये रोज ही मैं करवाता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव्स वाला, एक बार आज फिर कर लेंगे जी. अमल, ईमान, मुस्तफ़ा हो गए थे. समीर मजहर क्रेसेंट. समीर, द डायग्राम shows the cost and revenue curves of a firm. Which output level will enable a firm to achieve its objective of maximizing its revenue? Without a doubt, it's B. That's how the answer should be. B as in ball. MR जीरो हो रहा है जब भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल जीरो, टोटल मैक्सिमाइज, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है. ए पे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है बच्चों? ए ऑप्शन पे कौन सा ऑब्जेक्टिव फर्म पूरा कर रही? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सी के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि एलोकेटिव एफिशिएंसी. एमसी इज इक्वल टू ए आर. और ईमान के अलावा कोई बच्चा बताओ, ए सी ए आर डी के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सेल्स आउटपुट मैक्सिमाइजेशन. शाबाश, वेरी गुड जी. इस तरह ही कीजिएगा, शाबाश बच्चों, कॉन्फिडेंस से. ऑल फोर करेक्ट. युमना, you're in line now. Oligopoly firms seek to maximize profit. How will this affect the pricing behavior of oligopoly firms involved in the non-collusive market? इसकी बेसिक जो assumptions हैं oligopoly की, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है. युमना क्या? जरा ऊंचा बोलो मेरा बेटा. फोनेटिक बोल दो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही. सी कह रही है, ठीक है. सी इज करेक्ट. सी एज इन कैट. युमना, आपने क्यों नहीं बताया? If one firm raises price, other firms will maintain their original price to increase their market share. Oligopoly में क्या assumption है? एक original price है जिस पे सब लोग खुश हैं. If one firm raises price, nobody follows. But if one firm cuts price, the rest follow. ठीक है, तो well done जी. पांचों में से पांचों ठीक हैं. As a class, you guys are doing excellent. Let's move on to number 6. नंबर 6 करना है जी. वापस मेरे ख्याल में अमल के पास आ जाएगा, बिकॉज शी वॉज द ओनली ए एज फार एज आई कैन रिमेंबर. तो अमल मेरा बेटा, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है. An economic activity defined definitely creates a net social benefit, यानी social cost, social benefit minus social cost, positive result आए. A net social benefit when the value of social, मैंने आंसर दे दिया. An economic activity defines creates a net social benefit when the value of social benefit minus what should be what. तो कौन सा आंसर है मेरा बेटा? सी, सोशल कॉस्ट इज पॉजिटिव. सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकालो, आंसर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है नेट सोशल बेनिफिट एग्जिस्ट करता है. नेगेटिव आए तो नहीं करता, जीरो है तो इसका मतलब है नहीं करता. राइट, सो वेरी वेल डन. 6 out of 6. This is the first time it's happening. I hope you guys continue on the good stride that you are on. Let's move on. अमल के बाद मेरे ख्याल में ईमान है. ईमान मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ. Number 7. Which assumption is essential for a market to be contestable? By definition question लग रहा है.
B, as in ball, firms are free to enter and leave the market. Simply contestable market क्या है जिसने गवर्नमेंट बैरियर्स हटा दे, कम कर दे, तो फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव. बेसिक असम्पशन, हर मार्केट कंटेस्टेबल बन सकती है, मोनोपोली भी. और परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक तो ऑलरेडी कंटेस्टेबल है. वेल डन, शाबाश. 7 out of 7. जी मेरे बेटे. कंटेस्टेबल मार्केट है जिसमें बैरियर्स टू एंट्री गवर्नमेंट हटा दे, बहुत कम कर दे. मैंने आपको ओपन स्काईज की एग्जांपल दी थी कि सिर्फ 5 एयरलाइंस दुनिया की स्काईज को कंट्रोल कर रहे थे. गवर्नमेंट्स ने कई रूट्स ओके किए, नई एयरलाइंस को लाइसेंस दिए, मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी बढ़ गई बैरियर्स हटने से. तमाम फर्म्स बिहेविंग लाइक परफेक्ट कंपटीशन. समझ आ गई बात. ये फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बनाती हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, अनलेस देयर आर सम बैरियर्स. सब बच्चों को क्लियर हो गया. नंबर 8 जी. एंड दिस गोज टू मुस्तफा इन माय ओपिनियन. नहीं, हमजा चौधरी. हमजा क्लास 7 out of 7 पे है. कोशिश करना, गलत ना करना. A firm that raises capital through a share issue has to satisfy both shareholders' expectation and management aim. The management aims to produce at a non-profit maximum output. Principal agent problem की बात कर रहे हैं. Which strategy would necessarily prevent this aim? तसल्ली से देखें. हमजा, कहां पे प्रॉफिट ना कमाना, नॉन प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट, कहां पे वो रिजेक्ट हो रहा है? हमजा क्लास में हैं या चले गए हैं? जल्दी करें, शाबाश. ए वेल डन हमजा. एमसीएमआर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वो करेंगे अगर तो नॉन प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट नहीं होगी. सब बच्चों को क्लियर हो गया? 8 out of 8. जी अमल. बेटे उसने क्या कहा है, मैनेजमेंट का क्या एम है कि नॉट प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट करनी है. रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आउटपुट भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग प्रॉफिट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं. तो सिर्फ एमसीएमआर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके अलावा हर ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं. विच स्ट्रैटेजी वुड नेसेसरी प्रिवेंट द सेम? अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली आउटपुट ले रहे हैं तो फिर नॉट प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट नहीं होगी. समझ आ गया अमल? Okay, number 9. Let's move on. I think now it's Mustafa. Let's check though. मुस्तफ़ा मेरा बेटा, आपने करना है नंबर 9 क्लास का. अनब्लेमिश्ड record है. A major UK chemical firm was bought by its rival, a Dutch chemical firm. What definitely occurred when the Dutch firm bought the UK firm? बहुत इजी है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. परफेक्ट. पार्टनरशिप ये नहीं है, उन्होंने खरीद ली है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल बट डेफिनेट नहीं है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तो हो गई है ना, सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसने राइवल कंपेटिटर को खरीदा है. इंक्रीज प्रॉफिट भी हो सकते हैं बट डेफिनेट नहीं है. सो डेफिनेट वाज ओनली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. एनीवन नॉट क्लियर? Excellent, Jeet. So far, so good. 10th question, Samir Mazhar. Which statement is correct for a firm classed as a natural monopoly? B for ball, shabash. It will have high barriers to entry and be the dominant producer. Natural monopoly का case क्या होता है? जब it is efficient to have only one firm in the whole country, जैसे वापडा in Pakistan for electricity,
ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर ऑयल एंड गैस मिनरल डेवलपमेंट। तो उसमें इतनी अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरता ही रहता है नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ डिमांड। सो इट्स ओनली एफिशिएंट टू हैव वन फर्म लाइक रेलवेज, लाइक समटाइम्स हमारी रेलवे भी एक ही है गवर्नमेंट की। तो ये नेचुरल मोनोपोली होती है और गवर्नमेंट फिर किसी और को लाइसेंस नहीं देता, इसलिए एक्सट्रीमली हाई बैरियर्स टू एंट्री हो जाते हैं और एक ही फर्म डोमिनेंट प्रोड्यूसर होती है। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? 10 आउट ऑफ 10। मुझे बहुत खुशी हो रही है एज अ क्लास, यू गाइस आर डूइंग सो गुड। लेट्स मूव ऑन। समीर के बाद मेरे ख्याल यमुना थी, वो चली गई हैं। जैनब कैसर कॉन्फिडेंस से, the government can use policies to try and reduce the environmental damage caused by the amount of rubbish bracket में garbage created by firms and households. Which policy to reduce rubbish is most likely to lead to a government failure? Government failure कब आएगा? Lead to government failure. A tax on the amount of rubbish a firm or household creates. Um, okay, what is your thought process behind it? डी फॉर डेविड का है आपने? अच्छा, वो तो गलत है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है कि भाई सेफली डिस्पोज ऑफ करने का रबिश तरीका सीखें, लोग रिसर्च कर सकें, उससे तो गवर्नमेंट फेलियर नहीं आएगा ना। गवर्नमेंट फेलियर कहां आएगा? बी में आएगा, टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ रबिश अ फर्म और हाउस होल्ड क्रिएट्स। अब आपने टैक्स लगा दिया है जितनी रबिश फर्म या हाउस होल्ड क्रिएट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है, टैक्स सही अमाउंट नहीं लगेगा, इसलिए गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है। बाकी ए भी ठीक पॉलिसी थी, पॉलिसी ये भी ठीक थी, लेकिन मोस्ट लाइकली के हिसाब से टैक्सेस यूजुअली हैव गवर्नमेंट फेलियर। सब बच्चों को 100% समझ आ गया? नहीं नहीं, देखो, सब्सिडी रबिश वाली फर्म्स को देते तो फिर तो फेलियर ही था ना, कि रबिश क्रिएट करने पे सब्सिडी दे रहे हो आप। गॉट इट? ओके जी, पहला क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो? वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने, सो आई एम ओके विद द क्लास मेकिंग दिस मिस्टेक। नंबर 12, लेट्स सी जी हु इज आवर नेक्स्ट चैंपियन। जैनब के बाद बैक टू अमल फैसल जी। What would supporters of a nationalized public transport service expect to be the most likely outcome from the privatization of train and bus service? सपोर्ट वो कर रहे हैं नेशनलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट के हाथ में रहे, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे मोस्ट लाइकली आउटकम कोई नेगेटिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ बस सर्विसेज? अरे मेरे बेटे, ये तो फायदा है। बी इज करेक्ट, लोअर फेयर्स। प्राइवेट सेक्टर हायर फेयर चार्ज करेगा मोस्ट लाइक। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय ट्रेन एंड बसेस। अमल, आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझ पाए। आप इस हक में थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड ही रहे। आप क्या आर्ग्यूमेंट दोगे? जब प्राइवेटाइजेशन होगी आप तो उसकी कोई बुराई करोगे ना। तो फ्यूअर डेस्टिनेशन, समझ आ गई? सॉरी। लॉस मेकिंग सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर बंद कर देता है। बलोचिस्तान में ट्रेन और बसेस नहीं जाएंगी। लोअर फेयर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस, नो। सिर्फ जहां जहां प्रॉफिट है वहां पे। मोर पीपल एम्प्लॉयड नहीं, पब्लिक ज्यादा एम्प्लॉय करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जब तक गवर्नमेंट के हाथ में थी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। बच्चों नजर लग गई है? 12 में से 2 अब गलत हो गए हैं।
Next question is, I think, Iman. Iman redeemed the class. What will cause a household to be caught in the poverty trap? तसल्ली से सोचो बेटे, पॉवर्टी ट्रैप आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. यू आर गोइंग. सॉरी, कौन सा ले रहे हो? ये भी गलत है, ये भी गलत है. जी बताएं कोई. जी जी. बेटे ईमान याद करें, पॉवर्टी ट्रैप इज जब आपको घर बैठे गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है तो आप जॉब पे नहीं जाते. आपको पता है कि मैंने जॉब की, गवर्नमेंट बेनिफिट वापस ले लेगी और मैं गरीब का गरीब रहूंगा. डिसइंसेंटिव टू वर्क आ जाता है. डी इज करेक्ट. डी एज इन डेविड. एन एक्स्ट्रा डॉलर अर्नड बाय अ हाउसहोल्ड कॉजेज अ ग्रेटर लॉस इन गवर्नमेंट बेनिफिट पेमेंट्स. समझ आ रही है? यानी लोग जब अर्न करेंगे तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स कम हो रही हैं. इससे मतलब क्या हो रहा है कि बेनिफिट्स वर प्रिटी जेनरस, देयरफॉर देयर इज अ पॉवर्टी ट्रैप. राइट आयजा जे, आपने बहुत छुट्टियां मारी हैं, आप रेगुलर हो जाओ मेरा बेटा. नंबर 14 आयजा आपको दे रहा हूं. व्हाट विल कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर लेबर कर्व? इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट. बी. वेरी गुड. क्योंकि लेबर इज डिराइव डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एमआरपी की ऑप्शन देखो, ऐसी कोई चीज. वेरी वेल डन, बी इज करेक्ट. 14 में से 11 ठीक है क्लास के. अब अगेन बैक ऑन अ गुड स्ट्रीक, आई होप. ये वही हमारा लेबर मार्केट का मोनोप्सनी वाला डायग्राम. एंड द नेक्स्ट किड टू सॉल्व इट इज अमीन. आप सॉल्व करेंगे आते ही, बिकॉज ए में हैं आप. अमीन बेटे तसल्ली से देखो. डायग्राम shows what happens when the employees of a profit maximizing monopolist employer form a trade union and successfully negotiate wage rate of WT. अब जरा तसल्ली से देखना. what is the effect of the new wage rate on employment? तसल्ली से देखना. Q1 से Q3, परफेक्ट. अनलेस सप्लाई कर्व एमआरपी से बाद में होता तो फिर ये WTMCL बन जाती है ना, सप्लाई बन जाती है, तो फिर ये एमआरपी से मिलाते हैं उसको. अगर सप्लाई कर्व उसके बाद में आ रहा होता. यहां पे आपका आंसर मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है. यस, इट्स 15 का सी होना चाहिए. मैं एक बार जरा देख लूं, मुझे थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है. 15 सी करेक्ट. वेल डन अमीन. So 12 out of 15 correct for the class. Now, G, next question goes to Hamza. Uh, Number 16. A world financial crisis was partly linked to the actions of commercial banks. Which actions of the commercial bank could have led to the financial crisis? मुझे बी सही लग रहा है, लेकिन let me have a good look at the question. Holding reserves above the ratio created with the central bank. इसका मतलब है वो ज्यादा रिजर्व कर रहे हैं, लैंड कम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है. टेकिंग एक्सेसिव रिस्क बाय डिमांडिंग इनसफिशिएंट सिक्योरिटी फ्रॉम बोरोवर्स, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. इसको जरा मैं साइड पे रखता हूँ, बी और सी को कंपेयर करता हूँ. डी. वाइडनिंग द गैप इन फेवर ऑफ बैंक्स एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज. इसमें भी मसला हो रहा है. एक मिनट ठहरे, जरा तसल्ली से देखते हैं. ए तो साफ साफ रिजेक्ट हो रहा है. बीइंग सब्जेक्ट टू टाइट कंट्रोल्स बाय सेंट्रल बैंक ओवर क्रेडिट क्रिएशन. इस केस में तो सेंट्रल बैंक ने जो कहा था
उसके मुताबिक उन्होंने किया, तो नॉट देयर फॉल्ट, तो वो तो हम साफ साफ रिजेक्ट कर सकते हैं। बी, होल्डिंग रिजर्व्स अबव द रिजर्व रेशियो एग्रीड विद द सेंट्रल बैंक, इसमें उनका अपना एक्शन है, उन्होंने ज्यादा रिजर्व रखे हैं यानी लैंडिंग कम की है, तो लैंडिंग अगर कम की है तो उनके डूबने का खतरा नहीं है, सी ही होगा। टेकिंग एक्सेसिव रिस्क बाय डिमांडिंग इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, उन्होंने इनसिक्योर्ड लोन्स दे दिए। याद रखना, फाइनेंशियल क्राइसिस तभी आता है जब बैंक्स बहुत ही अंधे होके लेंड करें, अनसेफ लोन कर दें। डी, वाइडनिंग द गैप इन फेवर ऑफ बैंक्स एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, इस केस में भी बैंक्स चलते रहेंगे। वर्ड इज फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, तो बैंकिंग क्राइसिस सिर्फ सी में आएगा। गुड ट्राई हमजा, but it was wrong. So now you guys have 12 out of 16 correct. Number 17. Let's move on to the next child, who is uh, who is Mustafa. अच्छा, एक बच्चा आ रहा है, उसको मैं एंटर कर दूं। I don't know who he is. जी, Mustafa. Number 17. What is most likely to result from a decrease in the natural rate of unemployment? बी सही लग रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बाकियों को भी थोड़ा सा जज कर लेते हैं। ए है जी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इतना लिंक नहीं है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा, अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, ए गलत है। A decrease in the level of government payments to the unemployed, clear cut, यही ठीक होना चाहिए। Decrease in trade union membership, irrelevant है, हो सकता है नेचुरली अनएम्प्लॉयड जो कम हुए हैं उसकी वजह ही ट्रेड यूनियन मेंबरशिप डिक्रीज होने से हुई हो या ज्यादा होने से हुई हो, वी डोंट नो। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, कोई ताल्लुक ही नहीं है, सो बी एज इन बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल डन मुस्तफा, सो फार हैट्रिक आपकी, सारे क्वेश्चन आपने ठीक किए। नंबर 18, अरे यार आई हेट दीज क्वेश्चंस बट करने पड़ते हैं, और ये हर दफा अलग होता है, सो इट्स लाइक नॉट इनफ प्रैक्टिस इज अवेलेबल फॉर दीज। मलिक हसनैन, बेटे आप कौन है? Malik Hasnan, talk to me. Are you Crescentarian, Samir? इनको फिर मैं निकाल रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कोई एम बच्चा आ गया, जवाब भी नहीं दे रहा था, तो यस। समीर, आपका क्वेश्चन है, जरा तसल्ली से करना। टेबल गिव्स द परसेंटेज रेट्स ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन फ्रांस एंड यूके। बट ऐसे क्वेश्चन बस याद रखना, हम नंबर नहीं है हमारे पास, सिर्फ परसेंटेज है। सॉरी, आई हैव टू एंटर दिस किड। जी, तसल्ली से कीजिएगा समीर। UK was more successful than France in controlling unemployment. Yes, UK की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी बढ़ी है और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, सो हैज टू बी डी। सबको समझ आया? व्हाई नॉट बी समीर? बिकॉज, हाँ, ये परसेंटेजेस हैं, हमारे पास नंबर है ही नहीं, ना ही हम वर्क फोर्स को जानते हैं, ना ही नंबर अनएम्प्लॉयड को। सो डी एज इन डेविड, यूके ज्यादा सक्सेसफुल था, ए रिजेक्ट होता है। यस मेरा बेटा, अगर नंबर होते तो हो सकता था, ठीक है ना। जी, व्हाट इज अ नेसेसरी अजम्पशन ऑफ केनेजियन मल्टीप्लायर मॉडल, जैनब कैसर? तसल्ली से देखना, आसान क्वेश्चन है बट जरा सोच समझ के।
मल्टीप्लायर कब आता है? सॉरी, आप कौन सी ऑप्शन बोल रही हैं, दोबारा बोलें। फोनेटिक बोल दें। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग। नो 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 नो, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। केन्स कहता है इकोनॉमी इज ऑलवेज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, वरना मल्टीप्लायर आ ही नहीं सकता। इसकी ऑप्शन को और बच्चा बताए। नॉट एट ऑल। ए इज करेक्ट। इंक्रीज्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम, इंक्रीजिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एडिशनल इनकम का लोग जो है वो ज्यादा सेव कर रहे हैं। समझने की बात जरा समझें। इनकम जब बढ़ती है लोग ज्यादा सेव करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी सेव बढ़ती है, उससे मल्टीप्लायर कम होता है लेकिन आता जरूर है। फ्लेक्सिबल कॉस्ट एंड प्राइसेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मल्टीप्लायर। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस हम ऑलरेडी पूरे पीपीसी के ऊपर है, सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, तो बेसिकली मल्टीप्लायर तो आ ही नहीं सकता। उम्र इकोनॉमी में भी आता है मल्टीप्लायर, क्लोज्ड इकोनॉमी में भी आता है, तो ये भी गलत था। ए, इंक्रीजिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सॉरी बेटे देखो, होता क्या है जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो और कंज्यूम ज्यादा, तो मल्टीप्लायर बड़ा आता है। लेकिन अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा भी है, मल्टीप्लायर थोड़ा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सो नेसेसरी अजम्पशन ये है। गॉट इट मार्सल? बाकी तो साफ साफ गलत है ना। हम्म, देख लेना आराम से। जी लेट्स मूव, किसी और को मसला आ रहा हो। श्योर बिट, उसने क्या है कि क्या जरूरी अजम्पशन है मल्टीप्लायर मॉडल की। मल्टीप्लायर मॉडल की अजम्पशंस क्या है? इकोनॉमी इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, हम पीपीसी के अंदर हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़ाई जाती है, मल्टीप्लायर आता है। तो सी रिजेक्ट हो गया। देर इज नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, तो बी रिजेक्ट हो गया। फ्लेक्सिबल कॉस्ट एंड प्राइसेस नहीं है, प्राइसेस टिकी हैं, एक ही लेवल पे रहेंगी। मल्टीप्लायर क्लोज्ड इकोनॉमी में भी आता है, जिसमें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ना हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंजम्पशन तो मौजूद है ना, इंजेक्शन। तो इसका लिंक इंजेक्शंस के साथ है कि मल्टीप्लायर इज व्हेन एन इंजेक्शन कॉजेज अ ग्रेटर चेंज इन नेशनल इनकम। तो अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रही है, मल्टीप्लायर थोड़ा आएगा, लेकिन मल्टीप्लायर आएगा जरूर। एवरीवन क्लियर नाउ? ओके जी, नंबर 20, एंड दिस गोज टू जैनब। आपके अनफॉर्चुनेटली दोनों क्वेश्चन मुश्किल थे और आपने दोनों गलत भी किए। आयजा जमशेद, तसल्ली से, टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन and unemployment in Germany from 2019 to 2022. Some theories argue that inflation rates are at their lowest when the unemployment is low. Which year contradicts this expectation? बी 2020। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 6.1 है और इन्फ्लेशन बहुत लो है। सो यू आई थिंक आर राइट। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट देम वंस मोर। लेकिन इस हिसाब से 19 ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा है ऐसा। 6.4 अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बहुत ही लो है। सो आई वुड चूज 19। सबको समझ आ रहा है बच्चों? बाकी अगर हम देखें तो इधर जो है अनएम्प्लॉयमेंट इज लो और इन्फ्लेशन इज 2.6। इधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये सही हो रहा है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। सॉरी, कौन सा? आई थिंक ए होना चाहिए। आई पर्सनली थिंक ए होना चाहिए। आई कैन बी रॉन्ग, लेट मी सी। Some theorists argue that inflation rates are at their lowest when the rate of unemployment is low. Which year contradicts this expectation to the greatest extent?
हर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे कॉन्ट्रडिक्ट कहां हो रहा है? 2019 में। दोनों का गैप कैलकुलेट करो, समझ आ रही है? 2019 ए हैज टू बी करेक्ट। एक बार मैं एक बच्चे को एंटर कर लूं, फिर मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूं। अच्छा, कोई नहीं था जी। लेट मी हैव अ लुक एट द मार्क स्कीम 19 ए। यस बेटे, ग्रेटेस्ट डिफरेंस 6.4 और -1.9 में 8.3 का है, 6.1 और -1.6 में 7.7 का है, इनमें 3 का और इनमें जस्ट अबाउट 3.4। सबको समझ आ रही है? ग्रेटेस्ट डिफरेंस, कॉन्ट्रडिक्शन सब में है, क्योंकि ये बात ही गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई होनी चाहिए इन्फ्लेशन लो होने के लिए, तो कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा 19 में हो रही है। समझ आ गई मेरे बच्चों? टफ क्वेश्चन दो। वेयर ऑन अराउंड 14 मार्क्स नाउ, एकदम से हमारे मार्क्स काफी कम हो गए। नंबर 21 फिलिप्स कर्व बना हुआ है और लॉन्ग रन वाला, नॉर्मली वो शॉर्ट रन का देता है क्वेश्चन, अच्छी तरह देखिएगा। नेक्स्ट बच्चा इज अमल, कॉन्फिडेंस के साथ मेरा बेटा। डायग्राम represent the short run Phillips curves SRPC1 and SRPC2 and the long run Phillips curve in an economy where natural rate of unemployment is the natural rate of NRU is the natural rate of unemployment. Economy is originally in equilibrium with no inflation, यानी U1 पे थे, no inflation M point पे। If the government introduces a fiscal stimulus, यानी spending बढ़ाई, taxes कम करिए, to reduce unemployment, monetarists predict that there will be a series of movement before the long run equilibrium is restored। हम M से कहां जाएंगे और फिर हम कहां आएंगे, तसल्ली से देखें। डरना नहीं अमल, हमने बहुत दफा किया हुआ है, थोड़ा सोचो। एम से के पे जाएंगे और फिर कहां जाएंगे? शाबाश, तो ऑप्शन बन गई। अरे डी, एम टू के टू आर एक्सेप्टेड इज करेक्ट। 14 आउट ऑफ 21। किसी को समझ ना आया हो, जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाती है, एक दफा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यू वन से यू टू पे आएगी, के हो जाएगा प्राइस लेवल। वर्कर्स को एहसास होगा हमारे साथ तो धोखा हो गया, हम एक्सपेक्ट करते थे जीरो इन्फ्लेशन और वो हो गई P1, लेट से 2%। वेजेस थोड़ी बढ़ी हैं, वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू स्ट्राइक्स करेंगे, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व वापस बाहर शिफ्ट होगा, हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे एल पे आ जाएंगे। इस तरह करके लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनता है। इकोनॉमी ऑलवेज रिटर्न टू natural rate of unemployment according to monitors. So D was the correct option. Anyone not clear? D as in David, yes. तो नंबर 22, अब 14 आउट ऑफ 21 है, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। और अब आ गए हैं अमीन मुदस्सर। अमीन, an economy has a sudden increase in inflation caused by a large rise in energy prices. It also enters a recession with rising unemployment, a decrease in which policy variable is most likely to reduce the impact of the recession without increasing the price level further. गलत, दोबारा देखो। इन्फ्लेशन नहीं आनी चाहिए, डिक्रीज इन विच वैल्यू वेरिएबल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होने से रिसेशन ही खत्म नहीं होगा ना मेरे बेटा। डिक्रीज, हाँ आपको मैं अभी तक मार्जिन दे रहा हूं, गलत नहीं काउंट कर रहा, यू वुड हैव सीन इट इन द एग्जाम। डिक्रीज, अरे यार डायरेक्ट टैक्सेस कम होने से इन्फ्लेशन तो चले नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या रिसेशन खत्म होगा? हाँ, रिसेशन तो खत्म होगा लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ना यारा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, लुक फॉर अ सप्लाई साइड फैक्टर, जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, रियल जीडीपी बढ़े, रिसेशन खत्म हो जाए लेकिन महंगाई ना आए। उसने दो शर्तें लगाई थी, विदाउट राइजिंग, एंटर द रिसेशन विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मींस हम पीपीसी के पीछे हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इलास्टिक पार्ट में है।
कौन सा वेरिएबल कम करने से रिसेशन का इंपैक्ट कम हो जाएगा लेकिन प्राइस लेवल फर्दर नहीं बढ़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम करने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, रिसेशन कम हो जाएगा लेकिन महंगाई नहीं आएगी। एवरीवन क्लियर? किसको? तो रिसेशन बढ़ेगा। एक मिनट देखो। जीडीपी बढ़ेगा और प्राइस लेवल नीचे आएगा। अमीन, नहीं समझ आया? ये देखिए, ए डी ए एस। आपने कहा लोअर डायरेक्ट टैक्सेस, उससे खुद सोचो। एडी राइट पे शिफ्ट हुआ तो प्राइस लेवल। अरे यार, क्या कर रहे हो? हाँ, दूसरी पॉलिसी, उसने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करें, उससे एडी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, रिसेशन नहीं काबू होगा। तीसरी उसने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस कम, उससे देखो ना सिर्फ प्राइस लेवल कम हो रहा है, महंगाई भी नहीं आ रही और जीडीपी भी बढ़ रहा है, रिसेशन खत्म हो रहा है। आप कंफ्यूज होके सोचे थे, हाँ। 22 में से 14 जी। अब जरा अच्छा करें। व्हाट इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन? बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है बट लेट्स सी। अमीन के बाद हमारे पास ईमान है शायद। यस, ईमान मेरा बेटा, व्हाट इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन? अच्छी तरह एक बार देख लो बेटे ईमान। देखें, राइजिंग फेयर ऑफ लूजिंग जॉब्स टू इमिग्रेंट वर्कर्स, इस केस में तो इमिग्रेशन रोक देंगे आप। थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन होगी ना, ग्लोबलाइजेशन कम होगी, इमिग्रेशन कम होगी, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स रुक गई। राइजिंग पॉलिटिकल टेंशंस अमंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, कितना ट्रेड ब्लॉक हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन तो ना हुई ना, थ्रेट हो गया। स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियंस इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सब्स्टिट्यूट फॉर इंपोर्ट्स, ये भी थ्रेट है ग्लोबलाइजेशन की खिलाफ, क्योंकि लोकल सब्स्टिट्यूट बनाने वालों में ट्रेड यूनियन स्ट्रांग हो रही हैं। तो जो है क्या इसका नाम है, आप जो है ग्लोबलाइज नहीं करेंगे। डी, विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनएफिशिएंट इंडस्ट्री, आप ना एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देना कम कर रहे हो, इंपोर्टर्स पे टैरिफ हटा रहे हो, क्योंकि आप इनएफिशिएंट लोकल फर्म्स को बचाना नहीं चाहते, इससे ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होगी। एवरीवन क्लियर? इनकरेज कर रही है, एब्सोल्युटली दे आर। सबको समझ आ गया, कंपैरेटिव एडवांटेज को इनकरेज कर रहे हैं। ईमान, यू गॉट इट? नॉट नहीं देखा था? ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक करोगे। नंबर 24, एंड दिस गोज टू हमजा आई बिलीव। यस, 15 मिनट है हमारे पास, बड़े आराम से हो रहा है। जी हमजा, सिंगापुर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द वर्ल्ड, यानी इन 1 माइल कितने लोग हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। It discourages car use through a high tax on second cars. Which additional policy would help to relieve road congestion in the short run? शॉर्ट रन में। ए इज करेक्ट, शाबाश हमजा, आप पहुंच जाते हो आंसर तक। लिमिटिंग द टोटल नंबर ऑफ कार लाइसेंसेस इमीडिएटली, साइज ऑफ फैमिलीज कम करना लॉन्ग रन में जाके होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू रोड्स लॉन्ग रन में। डीजल टू इलेक्ट्रिक में जाने के लिए आपको पूरा वो चार्जिंग पॉइंट्स और क्या क्या
लोगों के पास उतनी इनकम होगी तो इलेक्ट्रिक पे जाएंगे, टाइम लगेगा। ए इमीडिएटली हो सकता है, तो दिस विल लिमिट कंजेस्शन। वेरी वेल डन हमजा। 15 जी मेरा बेटा। मैं क्या क्या बात कह रहे हो? इट विल, बट इन लॉन्ग रन। मेरे बेटा पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, फिर पीपल स्विच करें उनके ऊपर, कोई लॉ नहीं दिया। लॉ नहीं दिया, समझ रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो इट इज ए, इमीडिएटली लाइसेंस काम देना शुरू कर दो, ठीक है ना? या ओ यस, यू राइट, रोड कंजेशन थी, पोल्यूशन नहीं थी, यू राइट इन दैट सेंस, वेरी गुड, शाबाश, गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू हमजा चौधरी ने कर लिया है सही। Marcel Rizwan. And Marcel, nobody is there to disturb you today. What is not an example of an expenditure reducing policy? Expenditure reducing are contractionary fiscal, contractionary monetary. बता दें बता दें। बी फॉर बीटा, डेप्रीसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। इससे तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं होगा ना, आपकी जो है एक्सपेंडिचर स्विच होगा। एक्सपोर्ट सस्ती, लोग स्विच कर जाएंगे, फॉरेनर्स आपकी एक्सपोर्ट्स की तरफ, इंपोर्ट्स महंगी, आप स्विच हो जाएंगे लोकल गुड्स की तरफ। बाकी तीनों एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग थी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उससे भी एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ, एग्रीगेट डिमांड गिरी, सी प्लस आई जी सब कम होगा। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस से भी डिस्पोजेबल इनकम कम, वही होगा। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, लोग सेव ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम। तो मासिल के बाद जी मुस्तफा। मुस्तफा, व्हाट डज द जे कर्व इफेक्ट शो? टेक योर टाइम आराम से। बी फॉर बॉल। एक सेकेंड जी। मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँ। सक्सेसफुल करेंसी डेप्रिसिएशन रिक्वायर्स द सम ऑफ imports and export elasticities of demand to be greater than one. Joint elasticity लिखनी चाहिए थी इसको। I will go with B. I think you're right. After a currency devaluation, the current account is likely to get worse before it gets better. That's exactly what J curve is. Contract signed होते हैं, inelastic demand होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक बार नीचे जाता है। यस, सक्सेसफुल करेंसी डेप्रिसिएशन के लिए सम ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी ग्रेटर देन वन, ये भी बात तो गलत नहीं है। नहीं, डेप्रिसिएशन तो सक्सेसफुल वैसे भी होती है ना। उसके लिए तो जरूरी नहीं है कि इलास्टिसिटीज हो। यस, बी एज इन बॉल। आई जस्ट क्विकली चेक बी। वेरी वेल डन मुस्तफा, सो फार all questions right, you got a hat trick. Now ji, I think as a class we got 17 correct. Number 27 goes to mm, Samir Mazhar. What is the most likely consequence of an increase in number of multinational companies? अरे, तसल्ली से देखो जरा। हाँ वैसे you're right, एक मिनट एक मिनट। What is most likely consequence of an increase in the number of multinational companies? Decrease in advancement technology गलत है, टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। Decrease in foreign direct investment ये तो बिल्कुल गलत है, FDIs are multinationals। Increase in unemployment and increase in exports। एक मिनट जी। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज क्यों होंगी? मल्टीनेशनल्स आई हैं टू एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। लोकल कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट करके जाएंगे, लेकिन बाहर जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो वी आर अनश्योर।
Very odd sa question. Anybody else wants to have their 2 cent? सी और डी में मुझे कंफ्यूजन हो रही है. Oh yes, that is a good way of looking at it as well. 27. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये भी होगा. अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यही तो मैं कह रहा हूं ईमान. तो वाई, सी और डी, विच वन? एक मिनट समीर को बोलने दें, मैंने आंसर दिया था. यस समीर. हाँ, जॉब्स तो क्रिएट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. ओ, आई एम लुकिंग रॉन्ग. मल्टीनेशनल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. यस यस यस. तो डी इज रॉन्ग. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स जो है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयमेंट लिखा होता तो मसला नहीं था. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विल डेफिनेटली बी देयर. सो 27 का सी करेक्ट है. यस, वेल डन समीर. नाउ वी गॉट आई थिंक 19 करेक्ट. ठीक है, या फिर 20 करेक्ट, जितने भी हैं. नंबर 28 goes to जैनब आई थिंक. जैनब मेरा बेटा, इस दफा ठीक करना है. शाबाश, टेक योर टाइम. Table shows the GDP and population for 4 countries. Which country is most likely to have the lowest standard of living? आसान क्वेश्चन है. बेटे, आई वुड सजेस्ट जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दो. दैट विल मेक योर लाइफ इजियर. आर यू श्योर? ओके, आप कौन सा ले रहे हो ऑप्शन? बांग्लादेश ए बोल रहे हो? अच्छा, हाँ ठीक है. बांग्लादेश इज टोटली करेक्ट. सबसे कम रियल जीडीपी पर हेड सबसे कम इनका होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे. तो बांग्लादेश ए इज करेक्ट. लेट मी हैव अ क्विक लुक. यस, इट्स ए. वेल डन जैनब, फाइनली वेरी वेल डन. बैक टू आई थिंक अमल, बट आई जस्ट रीचेक फॉर complete surety if she's still there. Aiza, sorry. Aiza, मेरा बेटा 29. What will increase the size of a country's optimum population? शाबाश, वेरी गुड. सी एज इन कैट. बच्चे, इसमें राइज इन बर्थ रेट बगैर सोचे ले लेते हैं. उससे पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन ऑप्टिमम मींस ratio of capital and labor, resources and population. तो rise in stock of capital available for the country. उस केस में आपको मशीनें ज्यादा हैं आपके पास, रोड ज्यादा हैं, आपको ज्यादा लोग चाहिए. सो सी एज इन कैट. एनीवन नॉट क्लियर? आई थिंक नाउ वीव गॉन अप टू 21 और 22. स्टार्ट बड़ा अच्छा था, 10 के 10 ठीक थे. The table shows the values of Gini coefficient for some countries in a given year. This goes to Amal. Using the information, which statement is correct? बहुत सिंपल है. जितना जीरो के पास जीनी कोएफिशिएंट, उतना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जितना वन के पास, उतनी अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. बेटे, जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती हैं. जितना जीरो के पास हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लेस इनकम गैप्स, और जितना वन के पास, उतनी अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, आपने कहा इनकम पर कैपिटा. जीनी कोएफिशिएंट से आप इनकम पर कैपिटा कैसे निकाल सकते हो मेरा बेटा? ये तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है अमल, दोबारा सोचो. A, income is distributed more equally in Denmark than France. We have stuck on 421, 24.7.
और फ्रांस में है 32.7। तो जाहिर बात है डेनमार्क में ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। नमीबिया एंड जैम्बिया को देखें तो उन्होंने गलत लिखा हुआ है। नमीबिया में 74.3 है, बहुत अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैम्बिया में 50.4 है, बड़ी रिलेटिवली फेयर है। समझ आ रही है? इनकम पर कैपिटा जीनी कोएफिशिएंट से थोड़ी कैलकुलेट होता है। देयर आर प्रोपोर्शनली मोर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन जैम्बिया देन फ्रांस। हमें नहीं पता बेटे, इनका पॉवर्टी लाइन के अलग फैक्टर्स होते हैं, फिगर्स वो बताया जाता है बकायदा कि जी नेशनल इनकम से इतना कम कमा रहे हैं या पर डे इतना कमा रहे हैं। जीनी कोएफिशिएंट इज जस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अमल आपको समझ आ गई? All right, that's it, G. Have a very good day. I'll see you all tomorrow, inshallah.